Let's get started, dear students. Our today's topic is correct use of tense. आइए इसको क्लियर करते हैं कि किस तरह से हमें इसको डील करना है। तो I have named it step by step method. Let's see what happens here. Here comes the outline. First of all, we will have a look at the pattern, how this question is set in the final paper. Then we will discuss step-by-step strategy. Afterwards, its application with examples, and then there are some gray areas that are difficult to understand in a simple way. Let's move forward. First of all, the pattern. It is asked or set in the paper in this way. आपको पता है कि ये MCQs की सूरत में ऑब्जेक्टिव में सेट किया जाता है. 5 questions are set in the objective type. Each question carries 1 mark, so the total becomes 5 marks. लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि इसके सिर्फ 5 मार्क्स ही हैं, क्योंकि टेंसेस को समझना आपके लिए ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसने ओवरऑल पूरे पेपर में और इसके अलावा भी एवरीडे यूसेज में भी आपका बहुत साथ देना है. तो टेंसेस को इस तरह से कीजिए कि आप इन्हें टेंस कर दें. टेंसेस से टेंस नहीं होना, बल्कि उल्टा टेंसेस को टेंस कर दें. ठीक है ना? यानी क्वेश्चन आंसर है, फिर पेयर्स हैं, फिर स्टोरी, ये लेटर, ये एप्लीकेशन, हर एक में टेंसेस का इफेक्टिव यूज आपने करना है. इसलिए दिस इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस. तो पैटर्न आपके सामने है. इट ब्लैंक हैवीली नाउ. 4 ऑप्शंस आर गिवन. रेन्स, रेनिंग, इज रेनिंग एंड रेन्ड. तो ज़ाहिर है आपको पता है कि इसमें करना क्या है. नाउ हमारे पास टाइम मार्कर है. मुख्तसरन फिलहाल मैंने पैटर्न आपके सामने रखा है. अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप के साथ डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा आगे जाके. तो नाउ एट प्रेजेंट और नाउ मीनिंग करंटली. तो इस वक्त की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ना तो बीटा है रेनिंग, क्योंकि रेनिंग से पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, और डेल्टा आपको पता है रेंड पास्ट में है, तो बीटा और डेल्टा को तो आप यहां से एलिमिनेट कर दें. अल्फा आ गया रेन्स और इज रेनिंग. अब दोनों को कंपेयर किया तो डेफिनेटली नाउ ने आपको इज रेनिंग की तरफ गाइड किया. इट इज रेनिंग हैवीली नाउ. ये है जी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी. स्टेप से इसमें आइए देखते हैं. सबसे पहला स्टेप इसका क्या है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. कैसे करते हैं सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई? द मेन पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. सेंटेंस का सबसे अहम हिस्सा जिसके बारे में हम बात करते हैं वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. बास का सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्ट करता है, यानी परफॉर्म करता है. एट अदर टाइम क्या करता है? एक्ट करने की बजाय ये रिसीव करता है कोई एक्शन. और कभी कभार ये ना तो एक्ट कर रहा होता है कुछ, ना ही रिसीव कर रहा होता है. यानी देखते हैं 3 एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है जी ही प्लेज टेनिस. इसमें हमने ही के बारे में बात की है, तो इसलिए यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ. और एसवीओ भी देखना है, क्योंकि यूजुअली इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम एसवीओ से मदद लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, हमने इसी के बारे में बात की और यहाँ ये एक्ट कर रहा है. उसके बाद फिर हमने कहा टेनिस इज प्लेड बाय हिम. अब हमारा फोकस टेनिस पे है. ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत खेलने वाले के, इसलिए हम इसे शुरू में लेकर आए और हमने इसे सब्जेक्ट बना दिया. तो इस तरह से ये क्या बन गया अब? सब्जेक्ट. हालांकि अब यहाँ ये एक्शन
रिसीव करता है। थर्डली हमने क्या कहा, लाहौर इज अ बिग सिटी। अब यहाँ देखें, लाहौर के बारे में हमने बात की है, लेकिन यहाँ ना तो ये कुछ एक्ट करता है ना ही रिसीव करता है, यानी न्यूट्रल है। तो इस तरह से सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। उस आइडेंटिफाई करने से क्या फायदा होगा, देखिए स्टेप 2 पे चलते हैं। डिटरमिन द वॉइस। हमें इससे क्या फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए या पैसिव में, या फिर किसी भी वॉइस में नहीं। क्योंकि जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं है उसमें फिर हम ना तो उसे एक्टिव वॉइस में बोलेंगे, पैसिव वॉइस में बोलेंगे। तो अगर तो सब्जेक्ट एक्ट करता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और अगर वो रिसीव करता है तो वो ही सेंटेंस पैसिव में। क्यों दोनों जरूरी हैं? अभी हमने कहा ही प्लेस टेनिस, हमने देखा एक्टिव में प्ले के साथ हमने एस लगाया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। जबकि दूसरी तरफ जब हमने पैसिव यूज किया तो हमने कहा टेनिस इज प्लेड। अब आपने देखा कि यहाँ इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए सेम टेंस में ही स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है वॉइस की वजह से। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम ये देखें, ये डिटरमिन कर लें, फाइनलाइज कर लें कि सेंटेंस को एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में होना चाहिए, या फिर ना एक्टिव में ना पैसिव में। क्योंकि जैसे अभी हमने कहा लाहौर इज अ बिग सिटी, तो ना तो ये एक्टिव वॉइस में है ना पैसिव में। फिर नंबर 3 में हमें सेंटेंस में नॉर्मली कोई ना कोई क्लू, हिंट, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई टाइम मार्कर मिलता है। जैसे अगो, यूजुअली, ऑफ्टन, ऑलवेज, लेटली। तो इस तरह के कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि इसको किस सेंटेंस में करना चाहिए, किस टेंस में करना चाहिए। तो बाज़-औक़ात अगर गिवन सेंटेंस में कोई टाइम मार्कर नहीं है, तो फिर हमें नीचे किस पे जाना पड़ता है, ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस में, क्योंकि बाज़-औक़ात आंसर उधर से मिल रहा होता है आपको। फिर नंबर 4 में जब हमने कोई टाइम मार्कर, कोई आइडेंटिफाई कर लिया, कोई क्लू, कोई कॉन्टेक्स्ट, तो हमें पता चल गया ऑलमोस्ट कि इसे किस टेंस में होना चाहिए। तो हमने उसकी मदद से टेंस को तकरीबन फाइनलाइज़ कर लिया, और गिवन ऑप्शन में जाए बगैर ही पहले से ही हमने कुछ ना कुछ उसका जवाब अपने तौर पर गेस कर लिया। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे अहम काम क्या है कि हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना है। यानी गिवन ऑप्शंस को वन बाय वन करके हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन यहाँ फिट बैठती है। इट्स द ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस ये स्टेप हमारा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही सेंटेंस को हम टू डिफरेंट टेंसेस में भी कर सकते हैं। तो फिर उसका फैसला हमें कहाँ से करना है, गिवन ऑप्शंस में जाके हमें देखना है कि क्या कौन सी ऑप्शन दी हुई है जो दोनों में से एक दुरुस्त हो सकती है। यानी दो ऑप्शन किसी की दुरुस्त हो सकती हैं बगैर गिवन ऑप्शन में जाए हुए, लेकिन जब हम गिवन ऑप्शन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ मौजूद है और वो ठीक है। तो इस तरह से करके हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो होपफुली अगर हम इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को कि किस तरह से ये हम स्टेप बाय स्टेप को स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं जी, पहला सेंटेंस हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस को। वी जनरली डैश उर्दू इन कॉलेज। तो यहाँ हमने स्पीक को सही टेंस में यूज करना है। ये ब्लैंक में हमने स्पीक लगाना है। स्पीक की कौन सी फॉर्म है ये हमें देखना है। ये जो आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है 1/2, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस नंबर हमारा 1 है और एक्सरसाइज नंबर 2 का है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये फर्स्ट सेंटेंस है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। चलिए पहले ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले हम कुछ और काम करें। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमने देखा कि यहाँ वी इज द सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ देखें सब्जेक्ट है वी, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो एस वी है उसका स्ट्रक्चर। तो अब दूसरा काम हमने क्या देखना है कि ये वी एक्ट करता है यहाँ या रिसीव करता है एक्शन। तो स्पीक वाला काम इसने करना है, तो इसका मतलब ये एक्ट करता है यहाँ, तो एक्टिव वॉइस में हो गया। अब हम आगे बढ़े
और हमें टाइम मार्कर चाहिए, कोई क्लू, कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कोई हिंट चाहिए, तो हमें पता चला कि यहाँ जेनरली जो है दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द टाइम मार्कर। जनरली, नॉर्मली, यूजुअल, ऑफ्टन, ऑलवेज वगैरह ये हमें किस टेंस में लेके जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखें हमने कुछ स्टेप्स को अप्लाई किया, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके रोल को देखा और पता चला कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, हमें पता चल गया एक्टिव वॉइस है। फिर हमने टाइम मार्कर को ढूंढा तो ये जनरली मिल गया, उससे फिर हमने टेंस की तरफ हम बढ़े। तो हमारा तकरीबन आंसर हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए स्पीक की। तो वी जनरली स्पीक उर्दू इन कॉलेज। एस क्यों नहीं लग रहा है इसके साथ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है वो सिर्फ एस सी एस लेता है पॉजिटिव में। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या क्या है, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन और एनी सिंगुलर नेम, ये जब यूज होंगे तो ये एस सी एस लेंगे। इनके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, उन्होंने क्या लेना है, एस या यस नहीं लेना, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चंस में डू या डज आ जाता है। अकॉर्डिंगली जो एस सी एस लेते हैं पर्सन्स उनके लिए हम डज यूज करते हैं, और जो नहीं लेते उनके लिए डू यूज करते हैं। और फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है क्योंकि वही एस सी एस डू के साथ लग जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम तकरीबन फाइनल कर चुके हैं कि हमें यहाँ स्पीक चाहिए। अब ऑप्शन पे जाते हैं। पहली ऑप्शन है जी स्पीक। तो अभी हमने जो फाइनल किया था ऑप्शन में जाए बगैर, तो हम इस आंसर को ढूंढ चुके हैं, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस की तरफ भी जाना है क्योंकि ये जरूरी होता है कि बाकी ऑप्शंस को भी देखा जाए। बेशक हम आंसर स्पीक को ही फाइनल करेंगे। बीटा में गए जी तो स्पीक्स मिला। अभी हमने बात की थी कि यहाँ वी की जगह थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता तो हम स्पीक्स यूज करते, इसलिए बीटा को एलिमिनेट कर दिया। चार्ली में आ गया स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म है, राइट। और थर्ड फॉर्म इस तरह के सेंटेंस में बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती, इसलिए हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। डेल्टा में आ जाए, अब स्पोकन तो है लेकिन थर्ड फॉर्म मौजूद है हैव। तो अब यहाँ जनरली के साथ हमें क्या चाहिए कि हम आम तौर पर कॉलेज में उर्दू बोलते हैं, तो ये बोली है, बोल चुके हैं, फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए हमें अल्फा को ही लॉक करना है। तो अल्फा इज आर करेक्ट आंसर। इसके बाद जी नेक्स्ट सेंटेंस है, अ thief dash into his house last night। ये सेंटेंस नंबर 9 है एक्सरसाइज 2 का। हमारा वैसे नंबर 2 बन रहा है लेकिन एक्सरसाइज 2 का 9th सेंटेंस है लर्नर में। A thief dashed into his house last night। A thief is the subject। अब इसने एक्ट किया है, यहाँ हमें ब्रेक का वर्ड यूज करना है। ब्रेक इनटू होता है नकब लगाना, ब्रेक इनटू क्या है, नकब लगाना। तो आ थीफ डैश इनटू, इसका मतलब ये हमें एक्टिव वॉइस में चाहिए। थीफ सब्जेक्ट है और उसने काम क्या किया है, नकब लगाने वाला। किया है या करता है या किया, ये हमें देखना पड़ेगा टेंस को समझकर, सेंटेंस को समझकर। फिर हम आगे गए तो हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस में है। फिर हमने देखा टाइम मार्कर तो हमें पता चला लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट जो है कहाँ आपको लेके जाएगा, डेफिनेटली सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। जब लास्ट से पहले कोई सेंस वगैरह आ जाए तो फिर वो कंटिन्यूटी आ जाती है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर अकेला लास्ट आ रहा है बगैर सिंस के, तो इसका मतलब ये होपफुली हमें कहाँ लेके जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब ब्रेक के बाद हमें ब्रोक चाहिए, सेकंड फॉर्म क्या चाहिए, ब्रोक। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या मौजूद है। फर्स्ट है जी ब्रेक्स। तो अल्फा हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, तो आपने देखा कि लास्ट नाइट की वजह से ब्रेक्स को हम फौरी तौर पर एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक्स तो प्रेजेंट में है और लास्ट नाइट प्रेजेंट को शो नहीं करता। उसके बाद बीटा में आ जाए ब्रोक, तो होपफुली ये हमारा आंसर है जैसा कि हम पहले फाइनलाइज कर चुके हैं। फिर आगे जी हम हैड ब्रोकन में, तो पास्ट परफेक्ट सिंपल हम यूज नहीं कर सकते जब तक कोई पास्ट का रेफरेंस ना हो।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ आतिफ से पहले होता ही टोल्ड मी दैट आ thief। ठीक है जी। तो जब होता ही टोल्ड मी, टोल्ड पास्ट है, अब जो ब्रेकिंग वाला है काम उसके बताने से पहले यानी पीछे वाले पास्ट में चला गया, वो डबल पास्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो सिंपल सेंटेंस में नॉर्मली पास्ट परफेक्ट यूज नहीं किया जाता। या तो गिवन ऑप्शन में ये ब्रोक की ऑप्शन नहीं है और सिर्फ एक ही बनती है पास्ट की, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम हैड ब्रोकन यूज कर लें, लेकिन वो भी फिर लास्ट अकेले के साथ नहीं आता। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट नहीं है और हमने नीचे ऑप्शन में देखा ब्रेक्स मौजूद है, ब्रोक नहीं है, यहाँ ब्रेकिंग आ गया फॉर एग्जांपल, फिर हैड ब्रोकन है और यहाँ भी अकेला ब्रोकन है, तो आपने देखा कि अब ना तो ब्रेक्स फिट बैठ रहा है। ठीक है ना। मतलब पास्ट की बात कर, यहाँ चलें ब्रेक्स को भी ब्रेक कर लें। आ थीफ ब्रेक पहली ऑप्शन, क्योंकि थीफ के साथ कुछ के ना कुछ तो हमें चाहिए, पास्ट के लिए ब्रोक सेकंड फॉर्म चाहिए और प्रेजेंट के लिए एस चाहिए था, नहीं था, हमने से एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ ब्रेकिंग है तो यहाँ ब्रेकिंग अकेला आ ही नहीं सकता, अल्फा बीटा एलिमिनेटेड। उसके बाद आगे चार्ली हैड ब्रोकन, इसको रखा, फिर डेल्टा में गए तो हमें यहाँ पता चला अकेला ब्रोकन है, तो ब्रोकन को भी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फिर तो हमारी मजबूरी है कि आ थीफ हैड ब्रोकन इनटू हिज हाउस हम फाइनल कर लें। तो सिंपल सेंटेंस जब तक रेफरेंस ना हो हमें नहीं करना, लेकिन गिवन ऑप्शंस में कोई और नियरेस्ट चॉइस ही ना हो फिर हमारी मजबूरी है। एनी हाउ वापस आते हैं इस पर। तो हमने देखा कि लास्ट नाइट जो है वो हमें कहाँ लेकर गया है, पास्ट इंडेफिनिट, और इस तरह से बीटा को हमने चूज कर लिया। A thief broke into his house last night। होपफुली यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि हमें एक्टिव पैसिव का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने हिज हाउस को शुरू में मैं ले आया हूँ, हिज हाउस डैश इनटू लास्ट नाइट। अब जब मैंने हिज हाउस को शुरू में रखा तो हमारा सब्जेक्ट बन गया हिज हाउस। गॉट इट। अब हमने देखा कि ब्रेक इनटू है, ये हमने यहाँ भी यूज करना है। अब हाउस ने एक्ट नहीं किया कुछ, बल्कि उस पर एक्ट हुआ है, यानी उसने रिसीव किया एक्शन, नकब लगाने वाला। तो हमने कहा अब कि लास्ट नाइट, मतलब ये हमें पता चल गया कि पैसिव है, और लास्ट नाइट की वजह से ये पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हमें क्या चाहिए, वॉज या वर के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म। पक्की बात है कि हर पैसिव में हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म, एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते रहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें वॉज या वर में से कोई एक चाहिए। तो हमने देखा कि चूंकि हिज हाउस सिंगुलर है तो वॉज, तो हमने क्या कहा, हिज हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय अ थीफ लास्ट नाइट। तो गिवन ऑप्शन पे फिर हमें जाके देखना पड़ेगा कि वहां वॉज ब्रोकन मौजूद होगा। फिलहाल तो यहाँ नहीं है क्योंकि ये एक्टिव में है और यहाँ गिवन ऑप्शन में नहीं है। यानी मैंने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए कि कैसे होगा फिर, हिज हाउस वॉज ब्रोकन इनटू लास्ट नाइट। बाय थीफ दिया हुआ या नहीं दिया हुआ वो अलहदा बात है। तो इस तरह से एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर फिर हमें देखकर अकॉर्डिंगली फाइनल करना होगा आंसर। जी आगे चलते हैं। जी इसका आपने देख लिया कि ब्रोक आ गया।